तो चलिए मित्रों, हम लोगों ने दो वीडियोस कवर किए हैं। एक हमने किया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा किया है फ्रेशर्स के लिए। लेट मी टेल यू कि भाई ये जो वीडियोस हम कवर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके सीडीएस की स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत मैंने एसएसबी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने कुछ डाले हुए हैं, लेकिन एसएसबी की जो इंटायर प्रिपरेशन होती है वो इस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है। एसएसबी की प्रिपरेशन के मैंने आप लोगों को बताया है। आप मेरे पॉडकास्ट जो है स्पॉटिफाई पर, उनको सुन के आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एसएसपी से रिलेटेड जो रूटीन की चीजें हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो मैं आपके लिए फर्दर वीडियोस में लेके आऊं। ठीक है। तब तक जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके सीडीएस के साथ में कपल्ड होके आएंगे, थोड़े बहुत उससे मिलजुल के आएंगे, लेकिन जो इंटायर प्रिपरेशन है वो आपकी अलग है। ठीक है। तो भाई अब आज की बात हम करते हैं। आज हम सीडीएस की स्ट्रेटेजी कवर करेंगे ऐसे लोगों के लिए जिन्हें हम कहते हैं रिपीटर्स। हालांकि रिपीटर्स आपका एसएसबी में टर्म ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने सीडीएस भी नहीं निकाला है मैं उनको भी रिपीटर ही कहूंगा सीडीएस के मामले में। तो भाई जो बार बार सीडीएस नहीं निकाल पा रहे हैं, दो तीन अटेम्प्ट्स हो गए हैं उनके, हो सकता है वो लोग फाइनल ईयर से दे रहे हो सकता है उनके एक दो साल जॉब के हो गए हो, या फिर हो सकता है कि वो एक दो साल से सिर्फ और सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी सीडीएस उनका नहीं निकल पा रहा। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से आई हैं, जो मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट से डील करके सीखी हैं। क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली, बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, तो उनसे मैं सीखता रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका सीडीएस इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने निकलवाया। ठीक है। तो भाई ये आपकी रफली 1.5 से 2 महीने की स्ट्रेटेजी है, 60 दिन की स्ट्रेटेजी है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सीडीएस 1 2024 आपका क्लियर हो जाएगा, भले ही आप अपने पहले के अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल ना रहे हों। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एसएसबी की प्रिपरेशन के दौरान मुझे एसएसबी भोपाल में क्या हुआ था, एक मेरी ही नेटिव प्लेस के सूबेदार साहब मिले थे। ठीक है। उनका नाम था गजेंद्र सिंह। तो उनके साथ जो भी कन्वर्सेशन मेरी हुई थी वो आप मेरे पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, या फिर उसको किसी और दिन मैं कवर करूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी जिसने मेरी एसएसबी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प की। वो थी बी योर ओन असेसर। हम क्या होता है ना, हम जनरली एसएसबी में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई एसेसर हमें देख रहा है ना, वो हमारे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एसेसर हमें देख रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम अगर सीधे नहीं बैठे होते हैं तो हम सीधे बैठ जाते हैं, अगर हम सीधे नहीं चल रहे होते हैं तो एसेसर को देखते हैं हमारा चाल ढाल बोलने चालने का तरीका सब कुछ बदल जाता है ना। थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा बहुत दिखावटीपन भी आ ही जाता है उसमें। लेकिन अब हमें इस कंसेप्ट में क्या करना है कि हमें खुद का असेसर बनना है, हमें किसी को और पे डिपेंड नहीं करना। वी हैव टू बी आवर ओन असेसर। तो ये कंसेप्ट मुझे सूबेदार गजेंद्र सिंह ने बताया था। उन्होंने बोला था कि भाई तुम क्यों किसी और का इंतजार करते हो, तुम खुद के असेसर हो, तुम खुद ही अपने एक्शंस को अच्छे से ठीक करो। इस तरह से ठीक करो कि आप हमेशा ये समझ के चलो कि एक असेसर है वो आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा है, आप हमेशा ऑब्जर्वेशन मोड में है। जब आप ये अज्यूम करके चलोगे ना तो आपकी चीजों में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी बोलचाल के तरीके में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, सब में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। अभी मैं इस कंसेप्ट के अंदर डील में नहीं आऊंगा, वो तो डीप में नहीं जाऊंगा। मैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो सीडीएस को मैंने जोड़ा है मैं उससे बात करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो बात समझनी है वो ये कि पे योर ओन असेसर। आपको अभी तक के 2 3 अटेम्प्ट जिनमें भी आप फेल हुए हैं, है ना, तो उनके हिसाब से आपको खुद का असेसर बनना है। आपको किसी दूसरे से किसी दूसरे को असेसर नहीं बनाना अपनी लाइफ में। तो प्योर ओन असेसर का ये मतलब निकलता है कि भाई टोटल कंट्रोल जो है आपकी प्रिपरेशन का वो आपके हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। ये आपको सबसे पहले समझ लेना है। जब भी हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे लेते हैं, कोई और ड्राइविंग फोर्स होता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे आपको ड्राइव करेगा। चाहे वो कोई मेंटर हो, चाहे कोई वो टीचर हो, चाहे वो कोई सीनियर हो। ठीक है। तो भाई अगर आप अपने खुद के असेसर हैं तो टोटल कंट्रोल जो है वो भी आपके पास ही होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको भाई वेट नहीं करना दूसरों का।
कोई मसीहा आएगा, कोई टीचर आएगा, कोई भैया आएंगे, और कोई उस्ताद आएंगे, और वो आपकी जिंदगी बदल देंगे, वो आपको सिखा देंगे, समझा देंगे, वो आपको एक वीडियो बना के देंगे और उस वीडियो में आप सब कुछ बदल लोगे। नहीं, वो आपको एक सर्टेन गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इनिशिएटर है, जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, लेकिन मेजर आपको चेंजेस तो आपको ही लाना पड़ेगा, है ना। तो भाई बैठे मत रहो, दूसरों का वेट मत करो, खुद का टोटल कंट्रोल अपने हाथों में लो। तो अब इसमें क्या था ना, इसमें आता है इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस। सबसे पहले आपने एग्जाम दिया। एग्जाम कब था हमारा? 3 सितंबर को था। तो 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या था, आप लोगों को एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में रहना था, या फिर हम 11 या 12 तारीख, कोई भी एक तारीख ले सकते हैं। आप एक दिन का आपने रेस्ट लिया एग्जाम के बाद में, आप चौथी तारीख से 5वीं तारीख से लग गए आप, और आपने पूरा हफ्ता 10 दिन आपने इंट्रोस्पेक्शन किया। पूरा एक वीक का जो प्रोसेस है आपने उसको किया। अब इस प्रोसेस में करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको देखने की भाई आपके कौन कौन से फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीडीएस 2022 से स्टार्ट किया, आपके अभी तक मतलब 3 या फिर 2 कह सकते हैं, 2 आपके फेल्ड अटेम्प्ट्स हो गए। ठीक है। अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस है, ये आप रिजल्ट के तुरंत बाद भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम लोग बाउंड्री लाइन पे अटके रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि भाई हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट के बाद आपने इसको स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या फिर अपने, अगर आप श्योर शॉट है कि ये एग्जाम भी आपका नहीं निकल रहा है, तो अपने एग्जाम के बाद स्टार्ट कर दिया। आपके 2 या 3 अटेम्प्ट क्या हो चुके हैं, टोटल फेल हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है ना। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स को उठाया, और फिर आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। अब इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको खुद ही देना है। ठीक है। ये इनका आंसर कोई और नहीं दे सकता, कि भाई आप किसी और के पास चले गए, उसने आपको आंसर दे दिया। इनका नहीं, इनका आंसर आपको खुद ही देना है, और आप सक्षम हैं उस चीज में, आप खुद को इनका जवाब दे सकते हैं। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि भाई आपकी टारगेट एकेडमी कौन सी है ना। टारगेट एकेडमी कौन सी है? हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि भाई आप आईएमए को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जनरल ट्रेंड काफी हद तक यही होता है। मैक्सिमम लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, और आईएमए को हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे ले रहे हैं, एक टारगेट एकेडमी के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने खुद से सवाल किया कि भाई मेरी टारगेट एकेडमी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सीडीएस देना स्टार्ट कर दिया और मेरी कोई टारगेट एकेडमी नहीं है, मतलब आपका कोई गोल ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी एक टारगेट एकेडमी है जिसका नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अब हमें यह भी पता है कि भाई इसका एक सर्टेन कट ऑफ होता है ना। सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो हमें पता है, सिलेबस क्या क्या है वो हमें काफी हद तक पता है, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, ये सब चीजें हमें पता है ना। ये सब चीजें हमें पता है। हमने 2-3 अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, इतनी बेसिक नॉलेज हमारे दिमाग में है। अब हमें ये चीज पूछनी है खुद से कि भाई इस एग्जाम का कट ऑफ कितना है। ये भी जनरली हमें पता होता है, लेकिन हमें वही सवाल खुद से दोबारा करना है। कट ऑफ मान लीजिए है 135, इसके आसपास आता रहता है, कभी 125 चला जाता है, कभी 130, कभी 135, या कभी 140 भी चला जाता है। तो 135 लेके चलते हैं इसको हम। अगर हम सेफ साइड पे पहुंचना चाहें तो इसको 150 लेके चलो, कि भाई अगर आप 150 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप आईएमए का कट ऑफ जो है वो आराम से आप निकाल लेंगे, है ना। तो पहला सवाल आपका हो गया, टारगेट एकेडमी कौन सी है। टारगेट एकेडमी हमने डिटरमाइन की, उसका कट ऑफ क्या है, उसका कट ऑफ हमने डिटरमाइन किया कि भाई इतने मार्क्स हमें लाने हैं, तब जाके हम इस एकेडमी के एसएसबी में बैठ पाएंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये कि हाउ टू रीच, कि भाई इस कट ऑफ पे हमें पहुंचना कैसे है। हाउ टू क्लियर कट ऑफ फॉर द टारगेट एकेडमी। इस टारगेट एकेडमी के लिए आपको कट ऑफ पे जाना कैसे। रास्ता हम लोगों को पता कि भाई ये रास्ता है, लेकिन एग्जैक्टली उस रास्ते में कौन कौन से माइलस्टोन है, उन्हें टच कैसे करना है, कौन कौन सी चीजों को देखना है, ये सब हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक और इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, वो होगा आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। अब ये हमें कैसे देखना पड़ेगा? तो देखो, आपको आंसर कीज के द्वारा एक अपना ओवरऑल स्कोर का आइडिया पड़ जाएगा। अगर हम आईएमए को टारगेट कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आपके 110 मार्क्स आए हैं या फिर आपके 120 मार्क्स आए। हमें ये समझ में आ जाता है रफली इतना ही कुछ हमारे मार्क्स आ रहे हैं। अब
इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके बाद में कट ऑफ देख लिया कि भाई कट ऑफ हमारा 135 जा रहा है, 150 में स्कोर करना है, हमें कितने नंबरों की कमी पड़ रही है, हम 20 नंबर 25 नंबर कितने भी नंबर है उनकी हमें कमी पड़ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्कोर का आपने सिनेरियो देख लिया। अब इसी को आप ब्रेक डाउन करोगे, इसी को आप ब्रेक डाउन करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि जीके है ना, मैथ्स और इंग्लिश। आपको पता चल जाएगा आंसर की द्वारा जीके में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके जीके में 35 मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में भी हम देख लेते हैं, आपके मैथ्स में भी आपके चलो ये 45 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, कितने मार्क्स हुए टोटल आपके 80 मार्क्स हुए। और इंग्लिश में आप कितने कर पा रहे हैं, इंग्लिश में भी आपके जो है 40 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर हम ये कंसिडर कर लेते हैं जीके में आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं और इंग्लिश में कितने आ रहे हैं आपके, इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, मैथ्स में आपके 35 आ रहे हैं और इंग्लिश में टोटल 60 मार्क्स आ रहे हैं। ये एक जनरल सिनेरियो बन गया, आपको समझ में आ गया कि भाई इंडिविजुअल मेरा जो ब्रेकडाउन है मार्क्स का वो क्या है। इंग्लिश में 60 मार्क्स समझ में आ गया, मैथ्स में 35 मार्क्स और जीके में 25 मार्क्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका इंटरनल एनालिसिस करना है सब्जेक्ट्स। अभी हम ओवरऑल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अब इनका, अब हमें थोड़ा और डीप में जाना है, हमें इनके इंटरनल एनालिसिस में देखना पड़ेगा, हमें हर सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब एक ओवरऑल तौर पे नहीं ले सकते ना, आप गैस वर्क नहीं कर सकते कि भाई 25 मार्क्स आपने जीके के उठाए, 35 आपने मैथ्स के उठाए और इंग्लिश के अपने उठाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली कमी कहाँ है, लेकिन आप फिर से प्रिपरेशन करने में लग गए, है ना, फिर से आप वही गलती दोहराने लगे, आपने फिर से वही स्ट्रेटेजी को अपना लिया जिसने आपके मार्क्स कम लेके आई थी, है ना। तो भाई हमें अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखना है और अपनी फेल्ड स्ट्रेटेजी पे दोबारा से विचार करना है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या बताया था मैंने आपको, इसमें आपको करना है ब्रेक डाउन। आपको हर सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक्स का ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जीके को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, आपने जीके का जब सीडीएस 1 2022 का एग्जाम दिया, 2 2020 का एग्जाम दिया, तो आपके मार्क्स आए 27। फिर आपने 1 2023 का दिया, तब आए आपके 30। और फिर आपने 2 2023 का दिया, तब आ रहे हैं आपके 32। तो आप देख पा रहे हो कि कुछ ज्यादा खास डिफरेंस मार्क्स में नहीं आ रहा है ना, मार्क्स आपके आसपास ही आ रहे हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई जीके में हमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इतने मार्क्स से काम नहीं चलने वाला, हमें इसमें स्कोरिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। सेक्शनल कट ऑफ हमें पता है, हम सेक्शनल कट ऑफ तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए भी सेम चीज जाएगी। और जो लोग सेक्शनल कट ऑफ निकाल पा रहे हैं लेकिन स्कोरिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए भी सेम चीज ही जाएगी। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस में अब आपको थोड़ा सा और अंदर घुस के जाना है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट एनालिसिस पिछले वाले वीडियो। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये आपकी हर सिनेरियो में फिट बैठता है, आपको उसको बार बार रिविजिट करते जाना है ना। तो भाई देखिए शॉर्ट एनालिसिस में क्या आता है कि सबसे पहले अगेन आपने अपनी स्ट्रेंथ देखी, आपने स्ट्रेंथ देखा कि भाई साइंस हमारी स्ट्रेंथ है, साइंस में आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, बढ़िया है। इसमें हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फोकस करना है कि साइंस के अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 तो सही होने ही चाहिए। ठीक है, फिर हम वीकनेस की तरफ जाते हैं। वीकनेस में आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 के करीब क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, हम कितने कर पा रहे हैं, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मतलब इस वीकनेस को हमें अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की जरूरत है, इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। फिर हम अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज मतलब करंट अफेयर्स हो गए, है ना। करंट अफेयर्स के 30 के करीब क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हम मैक्सिमम एक्यूरेसी इसमें बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। साइंस की बात भी कर रहे हैं, साइंस में कितने आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम एक्यूरेसी बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके के आपको 2 से 4 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उनका नंबर आप कितने रखिए कि भाई तकरीबन 80 से लेके 90 क्वेश्चंस तो जो है उन सब्जेक्ट्स में से आने चाहिए। इतने सब्जेक्ट्स को आपको अपनी स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेना है। और जो भी थ्रेट है आपकी, है ना, जो भी सब्जेक्ट आपका थ्रेट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री जो है वो आपका थ्रेट है, आपको इनको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, इनको न्यूट्रलाइज आपको ऐसे करना है कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको स्टडी मटेरियल डिटरमाइन करना पड़ेगा, हिस्ट्री में भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं अपने मार्क्स कहाँ से मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, है ना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए वही पुराना फॉर्मूला, ट्रेंड्स एनालिसिस, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये कैसे समझा जाए, ये हम ऐसे समझ सकते हैं
कि भाई आपने अपना ओवरऑल स्कोर देख लिया जीके में, एक रफ आइडिया हम 30 लगा लेते हैं। अब आप देखोगे कि भाई आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने किए, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करके आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट करके आ रहे हो, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, एक्यूरेसी आपकी काफी कम है। तो 50 में से आधे से ज्यादा तो आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग पे लेके 50 क्वेश्चन आप अटेंड करके आ रहे हो, 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कुछ मार्क्स नहीं बन पाएंगे भाई। कट ऑफ तो, सेक्शनल कट ऑफ तो छोड़ ही दो, स्कोरिंग तो छोड़ ही दो, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का टारगेट लेके चलना है कि भाई करंट अफेयर्स के हम 30 क्वेश्चंस काउंट कर ले रहे हैं, ज्योग्राफी के हम 20 क्वेश्चन काउंट कर ले रहे हैं, पॉलिटी के हमने 10 क्वेश्चंस काउंट कर लिए, साइंस के हमने कितने किए, हमने 30 क्वेश्चन काउंट कर लिए, कितने हुए, 60, 80, 90। ये आपके 90 क्वेश्चंस हो गए। अब इन 90 क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेटेजी अपनी कुछ इस तरीके से बनानी है कि आप 70+ क्वेश्चंस करके आइए। ठीक है, आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमने कितना काउंट कर लिया, 70 to 90 के बीच में। अब आपको प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से ये भी देखना है कि अभी तक आप इनमें से सही कितने करके आते थे, आप गलत कितने करके आते थे, ये भी हमें डिटरमाइन करना है। क्या होता है ना, कई बार हम फॉल्स अजम्पशन में होते हैं, जब एग्जाम का क्लोजिंग टाइम आने लगता है ना, तब हम ये सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन भी सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, इसका आंसर भी सही लग रहा है, और हम गैस वर्क करते जाते हैं और हमारी नेगेटिव मार्किंग बढ़ती जाती है। तो आपको इन दोनों फैक्टर्स पे एनालिसिस करना है कि भाई अभी तक हम 50 क्वेश्चन करके आते थे, जिसमें से सही मेरे होते थे 20 और मेरे गलत होते थे कितने, 35। तो 50-55 क्वेश्चन आपके ये रहे। तो भाई गलत ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब देयर इज समथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। मेरा गैस वर्क अच्छा नहीं है, मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन का काम अच्छा नहीं है, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और तो मतलब ये सब चीजें आपको देख के आनी है। या फिर कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी हैं और मैं उनको रिवाइज करके नहीं आ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि भाई ये मुझे आता है, लेकिन एक्चुअल में मैं वो चीज गलत करके आ जाता। तो भाई आपको ये चीज देखनी है कि निगेटिव मार्किंग में आप कितने मार्क्स गवा रहे हैं। कई बार हम क्वेश्चंस तो ठीक करके आ रहे हैं, हम 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, हमारे 30 या 35 क्वेश्चन सही हैं, अराउंड 50%, लेकिन उतने ही हम गलत करके आ रहे हैं, तो स्कोरिंग बहुत कम हो जाती है हमारी, है ना। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने डिटरमाइन किया, कितने उसमें गलत हैं, कितने उतने सही हैं, ये आपने चेक किया। अब इसके हिसाब से आपने अपने अटेम्प्ट्स को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिया। 50 से काम नहीं चलेगा, हमें कितना पहुंचना है, 75 से लेके 80 तक पहुंचना है। लेकिन ये 75 से लेके 80 तक आपके हवा में नहीं होने चाहिए, है ना। इसमें हम गैस थ्योरी भी करते हैं, तो वो भी आपकी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको टारगेट दे दिया, जैसे मैं अराउंड 80-90 क्वेश्चंस करके आता था, 90 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। अब 90 में से कभी मेरे 45 गलत चले गए, 45 मेरे सही हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, नंबर आ रहे हैं 30, 35, 40 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने डिटरमाइन कर लिया कि आप 90 क्वेश्चन करके आ रहे हो, लेकिन उस 90 क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी कितनों में सही है, मोर देन 50% क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 90 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, तो कम से कम 50 क्वेश्चंस ऐसे होनी चाहिए जिनमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80% से अबव हो। होता क्या है कि यूपीएससी आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देती है कि डायरेक्ट उनके आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट क्या है, आंसर्स ढूंढ सकते हो, मार्क कर सकते हो। लेकिन जनरली स्टेटमेंट क्या था, आपको स्टेटमेंट ए वन दे दिया, आपको स्टेटमेंट टू दे दिया, सी दे दिया, और फिर आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ दम इज करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3 वगैरह वगैरह। तो कई बार हमें एक ही स्टेटमेंट पता होता है, दूसरा स्टेटमेंट हमें नहीं पता होता, तीसरा नहीं पता होता, उस एक के बेसिस पे हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है ना। आपको ऑप्शन दे रखे थे, उसके बेसिस पे आपको एलिमिनेट करना होता है। तो गैस वर्क भी अगर आपको करना है, तो गैस वर्क करने के लिए भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन जिसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, तो उसको अटेंड मत कीजिए। सबसे पहली बात, 80% से अबव जिस भी क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी लग रही है आपकी कि हाँ भाई ये इसका आंसर हो सकता है, आपने कहीं पढ़ा है, तो भाई उसको आप टिक कर दीजिए। और ये एक्यूरेसी पता है कहां से आती है, ये आती है फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखते ही। क्योंकि जब आप लास्ट टाइम देखते हो ना, तो आपको सब सही लगता है। ठीक है, लास्ट टाइम सब सही लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आपने देखा है, आपको उसका आंसर आ रहा है, मतलब हाँ 80% से ज्यादा आप श्योरिटी है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं।
ठीक है। तो भाई ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम वाली चीज, कि भाई जो भी आपको दिख रहा है पहले टाइम उसको मार्क कीजिए। भले ही आप उसको क्या बोलते हैं, उसको ओएमआर शीट में मार्क मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लीजिए कि भाई ये मेरा आंसर। ठीक है। अब उसके बाद आप उसको बार बार रिविजिट करते हो, क्योंकि जीके में हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाता है, तो आप उसको बार बार रिविजिट करते हो। तो बार बार रिविजिट करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा केस बहुत ज्यादा डाउटफुल है ना, और कौन सा जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर है। तो उसके हिसाब से हमें फिर से मार्किंग करनी होती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने किए हैं 50 क्वेश्चन और आपने सोचा कि भाई सर ने तो बताया था कि 80 क्वेश्चन करने चाहिए, तो आपने तुरंत ही क्या किया, 30 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ निकाले जिनमें आपने क्या किया, आपने अंधाधुन तरीके से गैस वर्क कर दिया। मत करना भाई। 50 क्वेश्चंस में अगर आपकी एक्यूरेसी 40 क्वेश्चंस की बन रही है तो बढ़िया है ना। ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी कि एक्यूरेसी हमारी कितनी है। अगर हम 40 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, 40 में 35 क्वेश्चंस हमारे 100% या 90% हम श्योर है सही है, अच्छा है, ठीक है, स्कोरिंग नहीं होगी, कट ऑफ निकल जाएगा। 60 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, उसमें हमारे 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बढ़िया है। 90 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, उसमें 60 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये रेशियो और ये एक्यूरेसी आपको देख के आनी है। हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं और उनमें से इतने कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारी एक्यूरेसी 50% से ऊपर जा रही है। 80% से ऊपर जा रही है, बहुत बढ़िया। 50% से 80% के अगर बीच में है तो डाउटफुल है, तो उसको बार बार रिविजिट करो, उस क्वेश्चन को बार बार अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो कि भाई ये सही क्यों होना चाहिए, है ना। अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, रिवीजन किया है, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने ये उस क्लास में पढ़ा था, इस क्लास में पढ़ा था। ठीक है। तो ये आपकी होती है एक जीके की स्ट्रेटेजी, है ना। जीके की स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया, स्टार्टिंग से हमने एकेडमी को टारगेट किया, हमने कट ऑफ फाइंड किया, उस कट ऑफ पे, ओवरऑल कट ऑफ पे कैसे पहुंचना है ना, 150 पे पहुंचना है। अब 150 पे पहुंचने के लिए मुझे जीके का देखना पड़ेगा। जीके में मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, जीके में मेरे 30 नंबर के करीब आ रहे हैं, मैथ्स में मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, और इसमें मेरे 60 नंबर आ रहे हैं। तो 60 40 या फिर कह सकते हैं 50 नंबर आ रहे हैं इसमें। 50 40 और 30 हो गए, कितने हुए हमारे पास में, 120। मतलब मुझे 25 से 30 क्वेश्चन नंबर और लाने हैं। अब ये 25 से 30 नंबर मेरे कहां से आएंगे, इंग्लिश, इंग्लिश में 10 से 15 मार्क्स लाऊंगा मैं, मैथ्स में 10 से 15 मार्क्स बढ़ाऊंगा, और जीके में भी 10 से 15 मार्क्स बढ़ाऊंगा। क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ाना जो है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता कि इस बार आपके 30 आए ना, तो अगली बार ऑटोमेटिकली आपके 60 नहीं पहुंच जाएंगे, 40 आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे। पर उससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास एक्सेप्शनल मेहनत होनी चाहिए। बहुत ही एक्सेप्शनल आपने मेहनत की है, बहुत ही अच्छे मेंटरशिप में रहे हो, बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट आपने पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्विंग की है, तब होता है। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जनरली ऐसा नहीं होता कि हम इतनी जल्दी लेवल अप कर जाए, है ना। तो ये चीज भी आपको अपने टारगेट के हिसाब से डिटरमाइन करनी है ना। तो फिर आपने इंडिविजुअल टारगेट्स भी बना लिए, जीके का आपने देखा, फिर आपने जीके का पूरा ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताया, इस तरह का आपने एनालिसिस करना स्टार्ट की। ठीक है। अब आपका जीके का सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया कि भाई जीके में मुझे कहां पे क्या करना है, मुझे किस सब्जेक्ट को करना है, और किस सब्जेक्ट को करना है वो कहां से आता है, वो आता है आपके शॉर्ट एनालिसिस से। शॉर्ट एनालिसिस को आपने रिविजिट करना है बार बार, इसको रिविजिट करते रहिए। पास के जो ट्रेंड एनालिसिस है उनको अपने सामने रखिए, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या वो आपके शॉर्ट एनालिसिस से मैच करता है या नहीं। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो खुद से ट्राई करो, नहीं तो प्लीज डू रीच आउट टू मी, मुझसे रीच आउट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश का जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारा इंग्लिश में स्कोर कितना आ रहा है, 50 से 60। ये एक एवरेज स्कोर है, ये आपके मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का इतना ही स्कोर रहता है। चाहे वो ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कम प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो भी उनका 50-60 नंबर तो क्या है, बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, एक सेकेंड। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। ठीक है। पहला फैक्टर आता है कौन सा, पहला फैक्टर आता है आपके स्टेट बोर्ड वाला, स्टेट बोर्ड वाले हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो। और दूसरे कौन से, हमारे सीबीएसई वाले। यही दो लोग हैं जो जनरली आपके सीटीएस काफी दिलो जान से देते हैं। ठीक है। तो इन लोगों के लिए क्या सिनेरियो बनता है, स्टेट बोर्ड वालों को ये समझना पड़ेगा उनकी वोकैब होती है कमजोर। मैं ये
एक एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। उनकी वोकैब वाला एंगल कमजोर होता है और उनका जो रीडिंग पार्ट होता है ना वो कमजोर होता है। इन दोनों पे उनको वर्क करने की जरूरत पड़ती है। और सीबीएसई वाले, उनका ग्रामर वाला पार्ट कमजोर होता है। उनकी वोकैब अच्छी होती है, उनका रीडिंग तो ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, रूल्स नहीं पता होते हैं उन्हें। ठीक है, मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हूं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने स्कूल में टॉप किया था जबकि 10th क्लास में। 10th क्लास में मैंने 94 मार्क्स स्कोर किए थे इंग्लिश में। एंड बिलीव मी, मुझे ग्रामर के रूल्स इतने ज्यादा पता नहीं होते थे। ठीक है, मैंने बाद में पढ़ना स्टार्ट किया तब जाके मेरे ग्रामर के जो रूल्स है ना वो कंक्रीट हुए हैं, वो अच्छे हुए हैं। तो सीबीएसई वालों को जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको वो अच्छे वेल वर्स नहीं होते, इतने अच्छे से पता नहीं होते। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में 60 के बियॉन्ड स्कोर करना है तो आपको ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, आपको वोकैब और रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ग्रामर के रूल्स बेसिक से उठाइए। नाउन्स जो है ना, नाउन से लेके प्रोनाउन से लेके बाकी टॉपिक से लेके इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व कीजिए। और ये जो स्टेट बोर्ड वाले हैं ना, इनको वोकैब और रीडिंग पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको मेहनत कहाँ करनी है। अगर आप सीबीएसई वाले हैं, 60 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं आपके, देखो एक बात आप समझ लो, इसके बियॉन्ड ही स्कोरिंग होती है। जो भी मेरिट वाला सिनेरियो चलता है ना, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए स्पेशल एडवाइस है कि भाई आपके लिए इंग्लिश स्कोरिंग है। आपके पास मैथ तो होता नहीं है, तो इंग्लिश ही आपका स्कोरिंग है। इंग्लिश में 80+ आपको स्कोर करना है, तभी आप मेरिट में जा पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं जीके में सबके तकरीबन वही आते हैं, 30 40 50 आ जाते हैं। उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, जो भी डिफरेंस आता है वो 80 मार्क्स, मतलब कि स्कोरिंग अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो उससे ही आपकी मेरिट में अंतर पड़ेगा। एसएसबी के मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19 20 रहता है। पूरी मेरिट की जो 16 17 सीट्स है ना, पूरा उनका खेल भाई आपका इंग्लिश के ऊपर ही टिका रहता है, रिटन के मार्क्स पे टिका रहता है। ठीक है, तो भाई ये दो फैक्टर्स हैं, इन पे आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से, कोई और नहीं आके बताएगा आप। ठीक है, कोई और नहीं बताने वाला कि भाई इस पे मेहनत कीजिए, उस पे मेहनत कीजिए, नहीं, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि भाई मेरे ग्रामर कमजोर, तो ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे रूल्स पे काम करना पड़ेगा। मटेरियल के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, एक और वीडियो लेके आऊंगा उसमें अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। तो ये आपका एक ओवरऑल इंग्लिश का सिनेरियो है, इसमें ज्यादा और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश और मैथ्स दोनों आपके प्रैक्टिस बेस्ड है ना, दोनों ही प्रैक्टिस बेस्ड है और दोनों ही आपके स्कोरिंग। अब मैथ्स में भी सेम चीज आ जाती है, भाई स्कोर कैसे करें, हमारे 35 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, इसको हमें 50+ में कन्वर्ट करना है। तो 50+ में कन्वर्ट करना है, और जिस हिसाब का अभी मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, उसके हिसाब से आपको बेसिक कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट के हिसाब से मॉडिफाइड करने पड़ेंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको सारे 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस नहीं करने होते। आपको ये देखना है, जो मैंने आपको बताया था ना ब्लॉक वाइज पैटर्न का, ब्लॉक वाइज पैटर्न के हिसाब से देख लो कि भाई हम मेंसुरेशन के देखते हैं, मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हम ट्रिग्नो के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस 20 आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन हो गए। हमने ज्योमेट्री को देखा, ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। हमने कोई और टॉपिक पकड़ लिया, उस टॉपिक के क्या हो गया, उस टॉपिक के फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा है, अलजेब्रा के हमने देख लिया, उसमें से ही 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने देखा भाई यहां से हमारे पास में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैथमेटिक्स ऐसी चीज होती है जिसमें आपको गैस वर्क नहीं करना पड़ता, गैस वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। या तो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आंसर अगर किसी चीज का 7 है तो या तो आपका वैल्यू 7 आ रही है या फिर नहीं आ रही है। 7 ऑप्शन में दिख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो समझ लीजिए कि भाई वो आंसर आपका नहीं है। तो इसमें इतना ज्यादा आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, गैस वर्क करने की जरूरत नहीं है। आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो नहीं। तो आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी। अब इनमें आपको ये जो ब्लॉक्स मैंने स्टार्टिंग के बनाए हैं ना, इन ब्लॉक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। 75 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो 120 मिनट में, तो भाई 50 से ऊपर क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिनमें आपकी 100% एक्यूरेसी हो। अदरवाइज क्या करना है, हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं, लेकिन 50 में से 45 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें आपकी 100% एक्यूरेसी हो, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगेन डिवाइड योर टाइम पे। किसी एक बंदे ने मुझे कमेंट में कल पूछा था कि सर आपने
फिजिकल्स के बारे में नहीं बताया। तो मैंने उसको सेम चीज बोली भाई कि ये जो फिजिकल्स वाली चीज है ना, ये एसएसबी के लिए है। सीडीएस प्रिपरेशन में फिजिकल मांग रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। मैं एक सीडीएस की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसने बोला कि सर आपने क्या बोलते हैं, रूटीन तो बताया नहीं कि भाई पूरे दिन का मेरा रूटीन बताओ। अब भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा टीचर हूँ जो काफी अच्छा पढ़ाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं काफी अच्छा टीचर हूँ। लेकिन मुझे आपके रूटीन के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि भाई आपने एनसीसी ले रखी है, या फिर आप अपने घर की पिताजी की दुकान पे बैठते हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं, या फिर आपका कॉलेज चल रहा है, या फिर आपके और भी कोई इश्यूज चल रहे हैं जहां पर आपका टाइम जाता है, या फिर हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप होम ट्यूशंस देते हो। कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। ऐसे कई स्टूडेंट मेरे पास आए थे जो शूटिंग में, रेसलिंग में, या फिर इधर उधर अलग अलग जगह अपने स्पोर्ट्स वगैरह में थे। कई लोग ऐसे थे जो आर्मी में, एयरफोर्स में, ठीक है, पुलिस वगैरह में काम कर रहे हैं। पुलिस वाला एक बंदा था, उसका काम कंट्रोल रूम पे बैठना हुआ करता था। कंट्रोल रूम पे बैठ के उसको काफी ज्यादा टाइम मिल जाता था कई बार, तो वो वहां पे करंट अफेयर्स वगैरह रिवाइज कर लेता था। तो मैं उसके हिसाब से एडवाइस दे सकता हूँ। बिना आपका रूटीन जाने मैं चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। बिना आपका रूटीन जाने मैं आपको एक जनरल परसेप्शन दे सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप रिपीटर हो तो आपको 45-60 डेज से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। 60 केस मैंने वर्स्ट केस बताया है, 30 to 45 डेज आपकी वर्स्ट बेस्ट केस सिनेरियो है ना। मैक्सिमम आपको इतना टाइम लगना चाहिए और मिनिमम आपका इतने टाइम में भी हो जाएगा। दो फैक्टर्स आते हैं, 45 या फिर 30 से लेकर 60, 45 या 60 दिन तक आप इस टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्या है ना, आपको डेली कितना टाइम देना है, वही 3 से 4 घंटे। कहाँ से निकालने हैं ये आपको देखना है कि भाई आप मॉर्निंग में निकाल रहे हो, सुबह जल्दी उठ के, है ना। मैं सुबह फिजिकल्स करने जाता था तो कई बार टाइम नहीं मिल पाता था। या फिर आप इवनिंग में निकाल रहे हो, कॉलेज के बाद में 7-8 बजे से आप बैठ गए हैं, 10-11-12 बजे तक आपने पढ़ा है, यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। तो ये आपको देखना है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको चीजें शुरू से बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, फिर से घूम के बेसिक्स पे आ जाते हैं। बेसिक्स पे आपको तभी आना चाहिए जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ठीक है, बेसिक्स पे आना बनता है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो फिर आप बार बार घूम फिर के बेसिक्स पे मत आइए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि भाई हमारे बेसिक्स क्लियर है तो हम क्या करेंगे, अब हम स्कोरिंग पार्ट पर फोकस करें कि भाई हमें स्कोर कहां से करना है ना। स्कोर करने के लिए आपको रिवीजन अपना मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। रिवीजन के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। अब आपको बस यही देखना है कि जो कंटेंट मैंने पढ़ा है उसको इम्प्रोवाइज करना है। उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे और ज्यादा सुधारते रहना है। उसको मैं इम्प्रोवाइज करता जाऊंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाता जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आप दो दो तीन तीन चार चार बार कीजिए, बार बार कीजिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से निकालते रहिए, ठीक है। ये जरूरी है। आप क्या बोलते हैं, बेसिक्स पे दोबारा जाएंगे, आप दोबारा से बुक्स को पिक करेंगे, फिर A to Z पढ़ेंगे। यू आर नॉट अ फ्रेशर, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा बन चुकी है। अगर आपने पॉलिटी उठाई है, पॉलिटी आप पिछले 2-3 बार पढ़ चुके हो, 2-3 बार पढ़ चुके हो ना, तो जहां एक फ्रेशर को वही चैप्टर पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे, वहीं अब आपको आधा या फिर 1 घंटा लगेगा। ये एक टाइम डिफरेंस आ जाता है, यहां आप टाइम सेव करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रूल्स पे। रूल्स मतलब हमें क्या करना है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे एज अ रिपीटर, कि भाई हम अपने फेल अटेम्प्ट्स की जो हिस्ट्री है उसको हम दोबारा से ना फॉलो करें। तो भाई इसमें क्या है ना, इसमें आपको ये फाइनलाइज करना है कि आपने कितने मार्क्स कहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर्म करते हैं। कैसे? जीके की हमने बात की, जीके में आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, आपने ओवरऑल जीके की भी बना ली, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी बना ली, और आपने कह दिया खुद से कि भाई वर्स्ट केस, बेस्ट केस है मेरा, सॉरी वर्स्ट केस है 30 मार्क्स ला सकता हूं, और वर्स्ट केस आ जाता है मेरा 45, सॉरी वर्स्ट केस मेरा 30 और बेस्ट केस मेरा आ जाता है 45, ठीक है। उसी तरीके से मैथ्स का भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई, प्रैक्टिस कर ली, आपको समझ में आ गया। मैथ्स में भी अगर मैं अपने वर्स्ट केस की बात करता हूं तो 40 मार्क्स आ रहे हैं, और बेस्ट केस की अगर मैं बात करूंगा तो मैं 55 मार्क्स लेके आ रहा हूं। फिर हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में भी आपने ये देख लिया कि भाई वर्स्ट केस मेरा आ रहा है 50,
या 55, और बेस्ट केस में मैं 75 मार्क्स लेके आया। अब आप देखोगे 70 मार्क्स हो गए आपके, 120 हो गए, 120 और 40 आपने जोड़ लिए 160, 160 और 15 आपने जोड़ लिए तो 175 मार्क्स से करीब आपके आ रहे हैं। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो है। और ये आपका है वर्स्ट केस, 50, 40, 90, 90 और 30, 120। अब जो जादू होता है ना, मैजिक, हार्डवर्क वाला, वो इसके बीच में कहीं होता है ना। ना आपके 120 आएंगे और 175 भी नहीं आएंगे। आपके कितने आने चाहिए? आपके आने चाहिए 145 से लेके 150 या 155 तक। ठीक है, ये बेस्ट और वर्स्ट केस के बीच का आपको मेंटेन करके चलना है। अब अगर आप चाहोगे कि भाई इस छोटे से वीडियो से आपको एकदम पूरा सब कुछ क्लैरिटी आ जाए हद दर्जे की, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हर इंडिविजुअल का लेवल होता है अलग, अंडरस्टैंडिंग होती है अलग, ग्रेस्पिंग पावर होती है अलग, और काम करने का तरीका होता है अलग। ठीक है, आप किस तरह से काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता। ठीक, मैं आपको तभी बता सकता हूँ जब आप मेरी मेंटरशिप में हो, अदरवाइज मैं इतने इन डेप्थ तरीके से आपको एक जनरल ओवरव्यू दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पे वर्क किया है, तो आप पे भी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, हमने बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो पे वर्क किया। अब इसके बाद आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को एड्रेस किया। वो पॉइंट आपको कौन सा आता है? वो ये आता है कि भाई हमें नई चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना? आपके पास एग्जाम का आइडिया ऑलरेडी है, आपके पास सिलेबस का आइडिया है, मार्किंग स्कीम का आइडिया है, वैकेंसीज का आइडिया है, मेरिट का आइडिया है, बाकी सारी चीजों का आपके पास में आइडिया है। तो अब आपको कुछ नई चीज, बहुत ज्यादा नई चीज को ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं ना, क्या करते हैं कि भाई हमारे पास में एकदम से कोई नई बुक आई है, चलो भाई इस टाइम हम लोग ये वाली बुक 1 को रेफर कर रहे थे, अब हम बुक 2 को रेफर करेंगे इस अटेम्प्ट के लिए। मतलब आपको जीरो से काम स्टार्ट करना पड़ रहा है। नई बुक है, नई लैंग्वेज होगी, थोड़े कंसेप्ट भी नए होंगे, एक ही इंफॉर्मेशन को दूसरी तरीके से रिफ्रेम करके दिया जाता है, तो आप उस पर डबल मेहनत लगा रहे हो। तो ये नहीं करना भाई, आपको स्टडी मटेरियल अपना स्विच नहीं करना। आप उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको टोटली कन्वर्ट करना, उसको टोटली स्विच करना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अपने रिसोर्सेस को स्विच मत करिए। अगर आप करेंगे तो मतलब कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, या तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो। अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं सीडीएस 1 2024 के लिए तो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो अभी वाला करंट रिसोर्स है उसने इतना ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दिए, वो इतना प्रैक्टिकल, इतना फिजिबल नहीं था, तो आप अपने रिसोर्स स्विच कर सकते हो। लेकिन जनवरी या फरवरी में आप सोचोगे कि भाई मैं अपने रिसोर्स स्विच कर लूं, तो भाई उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी है ना, आप उनमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाइए ना। आपके पास में एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए, थोड़ा और डिटेल में पढ़ो। अभी तक आप क्लास 8 से लेकर 10 तक पढ़ते थे, अब क्लास 11th और 12th की भी रेफर करो। अगर क्लास 11th और 12th की भी पढ़ते तो अब ऐसा करो ना कि अब आप माजिद हुसैन पे जाओ, आप वो भी पढ़ो। ठीक है, हो सकता है कि अभी तक आप सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करते थे, अगर ऐसा है तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है। आपको रिसोर्सेज अपने स्विच नहीं करने हैं कंप्लीटली, आपको उनको एनहेंस करना है, आपको उनको क्या करना है, पॉलिश करना है। ठीक है, फिर डिस्कशन, डिस्कशन करना है। आपके जो भी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, प्लस आप जिनके साथ में प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ में आप अपनी स्ट्रेटेजीज डिस्कस कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि आपको नई नई इंसाइट्स मिलती हैं कि भाई आपकी प्रिपरेशन में क्या गलती रही। हो सकता है कि उसकी स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसी एंगल हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए वर्क कर जाए, कुछ ऐसा काम वो करता हो जो आपको क्लिक कर जाए। लेकिन कॉपी नहीं करना दूसरों को, है ना, ना ही उनसे कंप्लीटली इन्फ्लुएंस कर हो जाना है। कई बार क्या होता है ना कि भाई कोई टॉपर आके कोई स्पीच देता है, या फिर कोई ऐसा बंदा के स्पीच देता है जिसका एग्जाम निकल चुका हो, या फिर वो बहुत प्रोफिशिएंट हो उस चीज में, और वो आपको कोई एडवाइस दे रहा है ऐसी कि भाई जो आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। इवन मैं जो भी दे रहा हूँ वो भी सेम ही चीज है ना। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको कॉपी नहीं करना है, उससे आपको टोटली इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। आपको उस चीज को ट्राई करना है। भाई ट्राई कीजिए, अगर आप ट्राई कीजिए और फिर वो चीज आपके लिए वर्क करती है तो समझिए कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए वर्क कर रही है। लेकिन कंप्लीटली कॉपी मत करना। कंप्लीटली कॉपी करोगे, इनिशिएट करोगे, तो फिर क्या होगा, आपको क्या बोलते हैं, वो चीज आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होना दूसरों की स्ट्रेटेजी से, दूसरों से आपको कंसेप्ट को डिस्कस करना है। आप
चीजों को डिस्कस कर सकते हो। क्या होता है ना कि दूसरों के जो परसेप्शंस हैं वो हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और हम उसके हिसाब से सोचने लगते हैं। क्या होता था, मैं सीडीएस का एग्जाम देके बाहर निकलता था और बाहर छोले भटूरे खाने के लिए या फिर जो भी कुछ मिलता था, और वहां पर जब साथ वाले एस्पिरेंट्स की बातें सुनता था तो जनरली क्या पॉइंट्स आते थे कि आज जीके का पेपर जो था ना बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड। अब मुझे जो लास्ट टाइम जीके का पेपर हार्ड लगा था वो लगा था सीडीएस टू 2014 में। सॉरी, क्यों? क्योंकि तब मैं अपने सेकंड ईयर में था और तब मैंने ये वाला एग्जाम दिया था बिना किसी प्रिपरेशन के। मुझे बहुत हार्ड लगा, तो मुझे लगा जैसे पूरे क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक्स भर के रख दी हो, जबकि ऐसा नहीं था। एक परसेप्शन बन गया था मेरा। लेकिन फिर मैंने उस पर वर्क किया और फिर मैंने दिया सीडीएस वन सॉरी टू 2015। ये दिया मैंने जब मैं क्या बोलते हैं फाइनल ईयर में था। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद जब तक मैंने दिया सीडीएस वन 2018 तक, जब तक मैंने ये एग्जाम दिया, हर बार आके मैं यही सुनता था। और जब से मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया तब से भी मैं हर बार ये चीज सुनता हूँ कि भाई एग्जाम जो है वो इस बार डिफिकल्ट आया था, नहीं आया था। एग्जाम का लेवल सो एंड सो रहता है, उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसमें ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। अब देखो भाई, यूपीएससी वालों की गलती नहीं है कि उन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चंस 20 से 10 कर दिए। गलती आपकी है जो आप पॉलिटी पे रिलाई करके बैठे थे कंप्लीटली, है ना। आप पॉलिटी पे रिलाई करके बैठे थे, हिस्ट्री आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी और हिस्ट्री के क्वेश्चन 10 से 20 हो गए। तो गलती फिर यहाँ पर आपकी आती है। यूपीएससी ने नहीं कहा आपसे कि भाई हर साल जो ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है वही ट्रेंड आपका आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। अब मेंटरशिप के बारे में आपको डिसाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वेदर यू नीड मेंटरशिप और नॉट। आपको मेंटरशिप की जरूरत है या नहीं। अगर आप अपने इनिशियल अटेम्प्ट में हैं, आपका एक सीडीएस का अटेम्प्ट फेल हुआ है और आपको लग रहा है कि भाई अब आप अच्छे से कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन तोड़ है काफी और आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो भाई जबरदस्ती किसी मेंटरशिप में किसी कोचिंग में मत जाओ। लेकिन अगर आपके दो तीन अटेम्प्ट सीडीएस के बेकार हो चुके हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हो, आपके मार्क्स कट ऑफ के थोड़े आसपास ही जा रहे हैं या फिर बिल्कुल भी आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको मेंटरशिप ले लेनी चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेंटरशिप आप लेने का टाइम आ गया है, या फिर आपके आखिरी के एक दो अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। क्योंकि एक टाइम होता है जब आप खुद से वर्क कर रहे हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, किसी ना किसी एक्सपर्ट की हेल्प आपको लगेगी ही लगेगी, उसके बिना फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आपने दो तीन अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, दो तीन अटेम्प्ट्स में आप वही अटक रहे हो, वही आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, 85 मार्क्स आ रहे हैं या 100 मार्क्स आ रहे हैं, और आप उसको क्रॉस कर ही नहीं पा रहे किसी सिचुएशन में। दो तीन अटेम्प्ट्स आपने दे ही लिए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता, जबरदस्ती का रिस्क लेने का सेंस नहीं बनता कि भाई आप बार बार वही चीज प्रैक्टिस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, मार्क्स उतने ही आ रहे हैं। जनरली तो एक अटेम्प्ट के बाद ही सीरियसनेस समझ में आ जाती है। एक अटेम्प्ट के बाद ही हमें पता चल जाता है कि भाई हम कितने पानी में हैं, हम कितना एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और फिर आपको एक्शंस उसी के हिसाब से लेने चाहिए। अगर हम निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है ना, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं निकाल रहे हैं तो प्लीज इट्स टाइम टू लुक फॉर सम मेंटरशिप। किसी मेंटर के अंडर में फिर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई चांसेस लिमिटेड होते हैं, ये जो सपने फॉलो करने का टाइम है ना ये काफी लिमिटेड होता है। ठीक है, तो फिर सबसे लास्ट में अगर आपको क्वालिटी मेंटरशिप चाहिए तो भाई देखो सीडीएस वन 2024 है ना, इसका एक बैच आ रहा है हमारा जोजिला वन नाम से। ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा ये? इसका फर्स्ट फेज चलेगा आपका दिसंबर एंड तक, जनवरी से लेके मार्च तक आपका बैच 2 चलेगा, और ये बैच दोनों कंबाइंड हो जाएंगे आपके 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। 21 को आप लोगों का एग्जाम है। इस बैच की इनरोलमेंट डिटेल्स, फीस और बाकी सारी डिटेल्स अगर आपको पता करनी है तो आप 8839961158 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी बैच की डिटेल्स दे दी जाएंगी। 3 अक्टूबर से जैसा मैंने बताया बैच स्टार्ट है, उसके बाद में बैच में एडमिशंस नहीं होंगे। सबसे लास्ट में आपको एक और चीज समझनी है कि भाई देखो, अगर 6500 लोग उस लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं तो भाई आप भी ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने दो तीन अटेम्प्ट दे दिए, आपका नाम नहीं आ रहा तो आपने हिम्मत हार ली।
सीडीएस या फिर डिफेंस एस्पिरेंट्स जो भी हैं, जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मैं उनको एक अलग ब्रीड का इंसान समझता हूँ। वो नॉर्मल प्रिपरेशन करने वाले लोगों में से नहीं होते। नॉर्मल प्रिपरेशन करने वाले लोगों में क्या होता है, उनको पावर चाहिए होती है, उनको पोस्ट चाहिए होती है, उनको पैसा चाहिए होता है। लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट ना एकमात्र ऐसी ब्रीड है ना जिनको मरने का जुनून होता है। हालांकि चुतिया पे भरी बात है, मरना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन अब होता है तो होता है, मेरे अंदर भी था। लेकिन विथ टाइम मैच्योरिटी आई, फिर समझ में आया कि नहीं भाई, इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए। लेकिन अब होता है, दैट इज द पैशन दैट वी फॉलो, ऐसा पैशन हमारे अंदर में है। ठीक है। तो भाई, इन्वॉल्वमेंट अगर आपको करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इन योर कमेंट्स। बाकी आपको किस तरह की स्ट्रैटेजीज चाहिए और मैं उन पे वर्क कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, मैं आपके लिए वो सब चीजें लाता रहूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने डिफेंस सर्कल में, एंड दैट्स इट गाइस। जय हिंद।